हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन। राधा ठाकुर, निकिता, जहानवी, रोहित ठाकुर, सुमन मालवीय, वैंसी, सिमरन, सिमरन फ्रॉम कसौल, नवीन राज, शीतल, मानसी, भगत, वल्लभी। जय हिंद एवरीवन। सुखी, श्रवण, रिया सिंह, स्टीव, आर्यन। चलो तो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने संडे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, रिवीजन किया होगा प्रॉपर। तो हम लोग अभी तक फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ चुके हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं? हम लोगों ने साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करें डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या कह रहे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब तक फंडामेंटल राइट्स हम लोग ठीक से पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट के साथ साथ आज की क्लास में डीपीएसपी चलेगा। व्हाट इज डीपीएसपी? होता क्या ये? होता क्या ये? मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल दिया था, है ना? एक एग्जांपल दिया था ना तुम लोगों को, जिसमें तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में बात की थी हम लोगों ने थोड़ी सी, याद है? कि आप एक जगह रहते हो जिसको आप लोग अपना घर कहते हो। उसी घर में आपके फादर रहते हैं और उसी घर में आपकी मदर रहती हैं, माता जी रहती हैं। ऐसी कुछ बताया था। और उसी घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, है ना? बताया था। एंड उसी घर में आप लोग रहते हो। ऐसी कुछ था, हाँ या ना? और मैंने आपको यह बताया था, आप जो हो यहां पर क्या हो? पीपल ऑफ इंडिया हो। और आपके फादर जो हैं वो क्या है यहां पर? जुडिशरी है। एज वेल एज मैंने यहां पे आपको बताया था, आपकी जो मदर है वो क्या है? आपके घर की गवर्नमेंट है। एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं आपके, चाहे नाना नानी हो चाहे दादा दादी हो, दे आर प्रेसिडेंट। याद है सबको, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, याद है या नहीं है सब लोगों को? चेता सिंह, उदिता, दीपिका, कनिष्का, राधाकांत, माया, हर्ष। चलो अब फाइनली क्लास पर ध्यान दो सब लोग। यस यस यस, वेल ठीक है, वेरी गुड। तो जब मैंने आपको ये चीज बताई थी तो आपको एक चीज और भी बताई थी कि व्हाट यू आर डिमांडिंग, आप जो डिमांड कर रहे हो, आप जो डिमांड कर रहे हो, आप जो डिमांड कर रहे हो, ये क्या है? ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना? आप जो भी डिमांड कर रहे हो वो क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स है, आपका हक है, आप मांगोगे। ये क्या है? आपका हक है ना? है ना? साडा हक एथे रख। मम्मी पापा से भी बोल ही देते हो तुम लोग, है ना? कभी कभी तो बोल देते होगे, जब नहीं पढ़ाना था बीटेक तो पढ़ा पैदा ही क्यों किया, बोलते होगे कभी कभी, है ना?
जब नहीं करवाना था ये सब तो पैदा ही क्यों किया मुझे? होता होगा ना कभी कभी लड़ाई, पर ऐसा बोलना मत भाई, वरना कहीं वो बोल देंगे ना साडा हक ऐथे रख तो कर देंगे बाहर। तो क्यों नहीं बोलना, समझ लो। ये सब तो ठीक है कि आप डिमांड करते हो, ये सब करते हो, बट आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं, आपकी मदर जो आपके लिए कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? वो एक तरह से अपनी ड्यूटी कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अपनी ड्यूटी कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अपनी ड्यूटी कर रही हैं। ये जो आपकी मदर आपके लिए ड्यूटी कर रही है, आपके पेरेंट्स जो आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, इसी ड्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं। दीज ड्यूटीज कॉल्ड एज अ डीपीएसपी, है ना। द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज अ डीपीएसपी। क्या कॉल्ड एज अ डीपीएसपी? आप कहोगे सर अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो दिमाग से स्लिप हो रही है, बात समझ में नहीं आई होगी कि सर ड्यूटीज कैसे। तो जब हम लोग डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, कहां गया, जब भी हम लोग डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो डीपीएसपी एक तरह की क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। क्या है? एक तरह की इंस्ट्रक्शंस है। क्या है? एक तरह की इंस्ट्रक्शंस है। किसको लेकर? किसको लेकर? ड्यूटीज ऑफ स्टेट को लेकर। किसको लेकर? ड्यूटी ऑफ स्टेट को लेकर। पर अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पहले भी देखी थी कि सर ये स्टेट वर्ड तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। ये भी तो समझ में आना चाहिए ये स्टेट है कौन सा, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, या कौन है स्टेट। तो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हु इज स्टेट, ये स्टेट है क्या। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड, भाई ये लिया कहां से गया है? तो नो डाउट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। बहुत सीधी सिंपल सी बात है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं हम लोग, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। कहां तक? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। एंड दीज आर्टिकल कॉल्ड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस क्यों है? क्योंकि ये ड्यूटीज ऑफ स्टेट है, इसीलिए इसे कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो आपके क्या मिलती है? साथ में एक इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है। आपने जब हमारा कोर्स खरीदा होगा तो भी एक इंस्ट्रक्शन बुक मिली होगी, आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी किस टाइम पर कौन सी क्लास होगी, क्या क्या हम आपको सर्विसेज देंगे, आपका क्या क्या हक है, आप क्या क्या चीजें हमसे ले सकते हो, ये सब चीजें आपको पता चली होंगी, है ना। हाँ या ना? सब पता चला होगा। तो वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके लिए? स्टेट के लिए। किसके लिए? फॉर स्टेट। अब इसे फॉर स्टेट बोल दो या ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोल दो, द थिंग इज सेम। फॉर स्टेट किसके लिए काम करेगा? पीपल ऑफ इंडिया। किसके लिए? भारत के लोगों के लिए। अब देखो, हमने यहां पे बात की अभी स्टेट के बारे में। देखो अब यहाँ पे कई तुम में से कई लोग होंगे सर हमें ना स्टेट वर्ड समझ में नहीं आता, ये स्टेट है क्या, ये स्टेट है क्या। तो ध्यान से समझना, मैं जो भी समझाने वाला हूं, आप लोगों ने कई बार एक वर्ड सुना होगा, नेशन। ये वर्ड सुना है, नेशन। आप लोगों ने ये भी वर्ड सुना होगा, स्टेट। ये स्टेट है क्या? ये स्टेट है क्या? क्या यूपी है, क्या बिहार है, क्या पंजाब है, क्या है? नहीं। एक्चुअल में जो नेशन वर्ड है ना, ये भी इसकी जगह पर भी अगर आप स्टेट वर्ड यूज करते हो तो कोई बुराई नहीं है ना। हम लोग स्टेट वर्ड गलत यूज करते हैं। हम लोग एक्चुअल में जो वर्ड यूज करते हैं वो है प्रदेश। क्या वर्ड है? प्रदेश। क्या वर्ड है? प्रदेश। ये एक्चुअल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में प्रदेश शब्द के लिए कोई वर्ड यूज नहीं हो पाता है ना। इंग्लिश में प्रदेश के लिए कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने स्टेट लिखना शुरू कर दिया इसको। अदरवाइज ये स्टेट मतलब कि प्रदेश से, अदरवाइज यही स्टेट है जिससे आप लोग राष्ट्र कहते हो, है ना। अब सिमिलरिटीज क्या क्या है ये समझ में आनी जरूरी है। सबसे पहली सिमिलरिटी क्या है कि इसके पास अपनी क्या होनी चाहिए? एक बॉर्डर होनी चाहिए।
तो नो डाउट वो तो स्टेट के पास भी होती है ना, होती है ना स्टेट के पास बॉर्डर। इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, इसके पास अपने लोग होने चाहिए, वो तो इसके पास भी होते हैं। मैं यूपी वाला, मैं बिहार वाला, मैं पंजाब वाला, है ना, मैं आंध्रा वाला, मैं तमिलनाडु वाला, मैं कर्नाटक वाला, होता है ना। हम लोग तो ऐसे ही हैं, हम इंडियन थोड़ी हैं। पीपल के साथ साथ और क्या होना चाहिए यहाँ पर, बॉर्डर होती है, पीपल होते हैं, और इनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, और इनकी भी अपनी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। बट एक चीज है जो यहाँ पर वेरी करती है, वो एक चीज क्या, वो एक चीज क्या, वो एक चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इसके पास नहीं है, जो कि स्टेट के पास नहीं है, केवल किसके पास है, यहां पर है, नेशन के पास है। किसके पास है, नेशन के पास है। किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ नेशन के पास है। अगर हम लोगों ने प्रदेश को, राज्य को यहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दर्जा दे दिया, ताकत दे दी, तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे अलग कर दो हमें। हम तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, हमें अलग कर दो। हम कन्नड़ बोलते हैं, हमें अलग कर दो। हम मराठी बोलते हैं, हमें अलग कर दो। हम गुजराती बोलेंगे, हमें अलग कर दो। हम उड़िया बोलेंगे, हमें अलग कर दो। हम हिंदी बोल रहे हैं, हमको अलग कर दो। हम राजस्थानी बोल रहे हैं, अलग कर दो। हम डोगरी बोल रहे हैं, अलग कर दो। हम कश्मीरी बोल रहे हैं, अलग कर दो। सब अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, इनको अपने कंट्रोल में रखा है। क्या किया, अपने कंट्रोल में रखा है ना। तो यहां पे जब भी बात हो रही है स्टेट के बारे में, जब भी बात हो रही है किसके बारे में, स्टेट के बारे में, तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है, यहां पर एक सिंपल सी लाइन लिखी गई है यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन को बताने के लिए। क्या कि आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 36 से ही शुरुआत होती है। आर्टिकल 36 में स्टेट का मतलब वही है जो कि आर्टिकल 12 में बताया गया है। अब आर्टिकल 12 में क्या बताया था हमको, आर्टिकल 12 में हमने क्या क्या लिखा था, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यही था। एज वेल एज साथ में कौन था, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है, एंड लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज। यही होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यही होता है, नहीं होता, यही बताया था आर्टिकल नंबर 12 में। सबके सब सो रहे हो क्या, आर्यन, राधा, हर्ष, शीतल, माया, स्टीव, सिमरन, निकिता, यही है। देखो जितने नाम याद है सबके ले लिए मैंने नाम, यही होता है। तो इट मींस अब जब भी कभी आपको कोई वर्ड लिखा मिले स्टेट, जब भी कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वर्ड लिखा मिले स्टेट, तो इसका मतलब दोनों है, इसका मतलब दोनों है, सॉरी इसका मतलब तीनों है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, एज अ ऑफिसर, जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, आप एयरफोर्स में पहुंचे, एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट बने, यू आर ऑल्सो काउंट एज अ स्टेट। आपको भी कैसे काउंट किया जाएगा, एज अ स्टेट काउंट किया जाएगा। आपके आसपास चाचा, मामा, ताऊ, भतीजा कोई पंचायत सचिव बन गया था, या पंचायत का प्रधान बन गया था, उप प्रधान बन गया था, पंचायत का सहायक बन गया था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेट। ठीक है, आपका कोई मामा, ताऊ, भतीजा पीएम बनेगा, या बन गया था, या बना है, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार, कोई एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, कुछ भी है, कहीं से भी अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी तनख्वाह ले रहा है, वो क्या कहलाएगा,
ऑल ओके। दीपिका सिंह, क्या हो गया मैडम, क्यों नाराज हो? चलो अब सही है। ऑल गुड, आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल और विजिबल? चलो ग्रेट। दीपिका सिंह मैडम, कृपया कर किसी और पे ध्यान ना देकर केवल हमारी तरफ ध्यान लगाएं, ठीक है? स्टीव रॉजर की बातों से तुमको जो आघात हुआ है, तुम मेरी बातों पर ध्यान लगाओ, तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? चलो वापस आ जाओ। हो जाता है यार कभी कभी टेक्निकल एरर्स, है ना, चलता रहता है ये सब छोटी मोटी बातें। चलो ध्यान दो। वेल आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं किसके बारे में, स्टेट के बारे में। देखो आर्टिकल 36 क्या कह रहा है हमसे कि वही है स्टेट जो आर्टिकल 12 में बताया गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत से पहले बताया गया। किसकी स्टार्टिंग में बताया गया? फंडामेंटल राइट्स की जो स्टार्टिंग है वहां पर बताया गया। कहां पे बताया गया? फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग में बताया गया। वही चीज क्या है? स्टेट है। वही चीज क्या है? स्टेट है। वही चीज क्या है? स्टेट है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। स्टेट, नेशन या फिर प्रदेश, फर्क क्या है वो आपको यहां पे पता चल गया। बोथ हैव बॉर्डर, बोथ हैव पीपल, बोथ हैव गवर्नमेंट, बट वन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनदर हैव ठेंगा, ठीक है? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सोल कहते हैं ना। किसी भी देश की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, है ना। इट्स अ सोल ऑफ नेशन, है ना। हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मूर्त और अमूर्त, है ना। अमूर्त मतलब मरा हुआ, तो ये क्या, एक मरी हुई स्थिति है ना, आत्मा नहीं है। और ये क्या, मूर्त स्थिति, मूर्त मतलब जीवित स्थिति है ना, लिविंग बॉडी की तरह से। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखते हैं? लिविंग बॉडी की तरह से देखते हैं। कैसे देखते हैं? लिविंग बॉडी। तो जब भी स्टेट के बारे में बात होगी, हर वो आदमी जो सरकारी नौकरी पर है, सरकारी तनख्वाह ले रहा है, हर वो आदमी जो पार्लियामेंट में बैठा है, हर वो आदमी जो देश के लिए किसी ना किसी तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी पद पर बैठते हुए, वो सब क्या कहलाते हैं? स्टेट कहलाएंगे। क्या कहीं लाएंगे? स्टेट कहलाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। वेल सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में देखा था, फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को पता चला था किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को पता चला था, यहां पे लिखता हूं थोड़ा छोटा सा। फंडामेंटल राइट्स में आपको पता चला था किसके बारे में? कि अपने पास आर्टिकल 12 और 13 ऐसे राइट्स हैं जो हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या देते हैं? एक्सप्लेनेशन देते हैं। किसके बारे में देते हैं एक्सप्लेनेशन? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उनके बने रहने का तरीका क्या होगा, वो सब बताते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही यहां पे आर्टिकल नंबर 37 के साथ हो रहा है। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है? आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि भाई कोई भी राइट जो भी स्टेट ले रहा है, मतलब कहां से? आर्टिकल 36 में जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं वो आपके किसी भी ड्यूटी के लिए, आपके लिए मीन्स आपके लिए किसी भी ड्यूटी के लिए क्या है? तत्पर है। कौन? स्टेट। स्टेट ड्यूटी से क्या नहीं कर सकता? पीछे नहीं हट सकता, मना नहीं कर सकता। या फिर ऐसे लिखो, स्टेट कैन नॉट, स्टेट कैन नॉट
कैन नॉट बैक फ्रॉम द ड्यूटीज। अपनी ड्यूटीज से क्या नहीं कर सकता, पीछे नहीं हट सकता। स्टेट क्या नहीं कर सकता, पीछे नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? स्टीव रॉजर, विकास भाई बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्या चाहते हो? विकास भाई को ब्लॉक करवा कर पढ़ाई करें हम लोग? हैं? पढ़ लो, तुम्हें मौका मिल गया, बीच में ब्रेक मिल गया, टी ब्रेक मिल गया, तो तुम लोग बातों में लग गए सबके सब। हाँ हाँ बताऊंगा, अभी रुक जाओ यार, तसल्ली रखो। मैं अपना पॉइंट पूरा करूं उससे पहले तो तुम लोग आपस में लग जाते हो बातों में। मुझे लगता है मेरे लेक्चर से ज्यादा तुम्हारी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेन पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही। ध्यान दो इधर। तो स्टेट क्या नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटीज से पीछे नहीं हट सकता। क्या नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटीज से पीछे नहीं हट सकता, है ना? सृष्टि गुरुंग, बेटा क्लास रिज्यूम हो चुकी है, एक बार रिफ्रेश करो आप। वेल, स्टेट अपनी ड्यूटीज से पीछे नहीं हट सकता, बट इन ड्यूटीज के साथ एक सबसे बड़ी खास बात होती है। वो खास बात क्या है? वो खास बात क्या है कि पीछे नहीं हट सकता, वो एक अलग बात है, बट उसे आप फोर्स भी नहीं कर सकते। भाई उसका काम है, उसे पता है वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दिया था आपके पेरेंट्स का, दिया था। एक एग्जाम्पल यहां पे और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं और आप लोग हो। आपके पेरेंट्स और आपके बीच में सीधे सीधे आदान प्रदान हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स, है ना? और एक तरफ आपके पेरेंट्स और आपके बीच में यही चल रहा है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। और आपके पेरेंट्स भी आपके लिए जो कर रहे हैं वो डीपीएसपी है, या सॉरी छोड़ो इसको, अभी इसी को फिलहाल डीपीएसपी बना दो। ठीक है, ऐसे ही कुछ चल रहा है। अब हुआ क्या, फंडामेंटल राइट्स तो होते हैं मैंडेटरी, है ना? मैंडेटरी कि हमको चाहिए ही चाहिए। इन केस आपने अपने पापा से बोला, पापा मुझे एडमिशन चाहिए। आपके पापा ने बोला, हाँ बेटा बिल्कुल हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, बताओ कहाँ एडमिशन चाहिए। तुमने बोला, मुझे जहाँ एडमिशन चाहिए ना, मुझे चाहिए धीरू भाई अंबानी स्कूल में। कहाँ पर? कहाँ पे एडमिशन चाहिए? धीरू भाई अंबानी में एडमिशन चाहिए। आपके पापा ने बोला, बेटा देख मेरी महीने की तनख्वाही केवल 50,000 रुपए है, धीरू भाई अंबानी के यहाँ पढ़ाई तो छोड़, मैं उसके गेट के सामने भी तुझे खड़ा करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं तुझे उस स्कूल के गेट के सामने खड़ा करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं वहां तक तुझे पहुंचाऊं कैसे? मैं वहां तक तुझे पहुंचाऊं कैसे? उस स्कूल में एडमिशन कैसे दिलवाऊं? हाँ, तुझे एडमिशन चाहिए, तुझे पढ़ाई चाहिए, मैं तुझे एडमिशन दिलवा सकता हूं। छपरा सिटी स्कूल में मैं तुझे एडमिशन दिलवा सकता हूं, छपरा सिटी स्कूल में। तुम बोलोगे अरे पापा ऐसे थोड़ी चलेगा, यहाँ पे पढ़ के क्या हो जाएगा? तुम बोलो, पापा मुझे ना एडमिशन चाहिए। कहाँ पर? मुझे एडमिशन चाहिए सीधे सीधे एमईटी में। ठीक है, एमईटी की फीस कितने की एमबीए की? पापा ज्यादा नहीं, यही कोई 30 लाख रुपए, ओनली 30 लैक्स। तुम्हारे पापा ने बोला, बेटा 30 लाख रुपए में मैं तेरा शादी करवा दूंगा।
वो ज्यादा बेटर है। 30 लाख रुपए की तेरी एमबीए करवाने की जगह तो 30 लाख रुपए में तेरी बहुत बढ़िया शादी करवा दूंगा। अब तुमने बोला पापा ऐसे नहीं चलेगा, पापा ने बोला बेटा एमईटी में तो नहीं पढ़ा सकता, पर हाँ मैं तुझे छपरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूं। कहां पे पढ़ा सकता हूं? छपरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूं, बता पढ़ेगा? अब तुम बोलोगे हाँ यार पापा क्या करूं, मजबूरी है। अगर तुम देखो भाई, सीधी सी बात है, उनकी है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में उनके पास ये अधिकार है कि वो आपको पढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट आपको पढ़ाना चाहती है, गवर्नमेंट आपको शिक्षा देना चाहती है, एजुकेशन देना चाहती है, पर तुम कहोगे नहीं मुझे तो इसी वाले प्राइवेट स्कूल में चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या उसके लिए एग्री करेगी? नहीं करेगी भाई। करेगी क्या? नहीं करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको वो ही दे सकती है जो सबको दिया जा सकता है, वरना तुमको अगर दे दिया तो बाकी बोलेंगे हमें भी भेजो धीरू भाई अंबानी स्कूल में, हमें भी भेजो एमआईटी यूनिवर्सिटी में। भेज पाएगी क्या गवर्नमेंट? नहीं भेज पाएगी। भेज पाएगी? नहीं भेज पाएगी। तो गवर्नमेंट हर वो काम करेगी, हर वो काम करेगी जो आपके लिए अच्छा हो। कैसे अच्छा हो? जो एंश्योर करे सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस को। क्या करे? सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस। अब एक को तो भेज दिया एमआईटी में, एक को भेजा छपरा यूनिवर्सिटी में, भेदभाव होगा ना? होगा या नहीं होगा? तो भाई सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस तो मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरी चीज, अगर मान लो एक को भेज दिया एमआईटी यूनिवर्सिटी में और एक को भेज रहे छपरा यूनिवर्सिटी में, तो फर्क पड़ रहा है, पर जितने में वो एमआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा उतने में तो भाई छपरा यूनिवर्सिटी में 10 बच्चे पढ़ लिख लेंगे। बात समझ में आई? हाँ या ना? शादी का बेटा माहौल नहीं होता है, शादी का होता है मूड, समझे? माहौल की जरूरत नहीं पड़ती, शादी करने का मूड चाहिए होता है। शादी करने के लिए माहौल लेकर बनाकर क्या करोगे? हैं? माहौल से थोड़ी होती है शादी, मूड बनाने से होती है बेटा शादी। चलो बात समझ में आई यहां पे? तो क्या चीज चाहिए आपको? गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस जरूर होना चाहिए लोगों के साथ। क्या? लोगों के साथ। ठीक है, वेलफेयर होना जरूरी है। वेलफेयर कैसे होगा? सबको एक जैसे बराबर अधिकार मिल जाए, सबको एक जैसे बराबर क्या मिल जाए? अधिकार मिल जाए, है ना? सबको एक जैसी सर्विसेज मिले, ठीक है, सबके साथ जस्टिस की कंडीशन हो, उसी को तो हम लोग कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेलफेयर स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेलफेयर स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेलफेयर स्टेट कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे? वेलफेयर स्टेट कहेंगे। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट कोई समस्या नहीं रही होगी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। बट अब यहां पर क्योंकि हमने बात बोली कि ये फोर्सेबल नहीं है, बट DPSP आर नॉट फोर्सेबल टू स्टेट। और सॉरी ऑन स्टेट, उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते हम लोग? फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये बात भी सच है कि स्टेट अपने कर्तव्यों से अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन कि भाई डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको क्या कितना डिवाइड किया गया, ठीक है। तो डिवाइडेड इन ना 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली हम लोग पढ़ने के लिए चाहें तो सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 सो ऑन पढ़ सकते हैं, इजी है, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। बट
उसको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। तो 3 तरीके से डिवाइड किया गया, पहला सोशल प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। कौन सा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल? तो सोशल प्रिंसिपल का है क्या है, जहां पर सोशल कॉन्सेप्ट्स को वैल्यूज दी जाती हैं, सोशल जो वैल्यूज हैं उनको आगे रखा जाता है, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज को बनाया जाता है, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज को इम्पोज किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल जहां पे गांधीयन आइडियोलॉजी को इम्पोज किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता है, लोगों तक लाने की बात की जाती है। एंड लास्ट में आता है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जहां पे लोगों को आज़ादी का एहसास हो, जहां पे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लोग क्या करें, एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, ऐसे प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यहां पर आते हैं। वेल, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपके सामने आर्टिकल्स हैं, या आर्टिकल के नंबर्स आपको याद रखने हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल की, तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। एंड सेम लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। क्लियर? तो दे आर द आर्टिकल्स। इनको इसी तरीके से आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा किसमें है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग, कौन सा आर्टिकल किस वाले प्रिंसिपल के साथ है, तो आपको वो चीज यहां पर याद रखनी जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 38 एंड 39 एंड 39A, ये दो सबसे पहले 38, स्टेट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। वेलफेयर कैसे होगा? जहां पे आप लोग इकोनॉमिकली लोगों को क्या करो, बराबर का एहसास दो। वेलफेयर कैसे होगा? जहां पे सोशल लेवल पर लोग कैसे हो, एक साथ आ जाए। किस तरीके से आ जाए? मेनली सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल पर। कैसे? मेनली सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल पर। अब यहां पर ना कुछ चीजें बताई गई हैं, वो आपको पता चलेंगे आर्टिकल नंबर 39 के साथ। किसके साथ? 39 के साथ। तो ये चीज तो आपको पता चल गई, ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी है, सेम ये चीज यहाँ पर भी आती है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सेम बिल्कुल चीज है कि हम लोग इस चीज को प्रमोट करेंगे कि लोगों को इक्वालिटी मिले। कहां पर? सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल पर क्या मिले? इक्वल ट्रीटमेंट मिले। क्या मिले? इक्वल ट्रीटमेंट मिले। फिर आता है आर्टिकल नंबर 39, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ ऐसी पॉलिसीज जो स्टेट फॉलो करता है। कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है? अब ये जो पॉलिसी हैं ये भी काफी हद तक कैसी हैं? सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हैं? सोशल एंड इकोनॉमिकल चीजों से जुड़ी हुई हैं। सोशल इकोनॉमिकल चीजों से कैसे जुड़ी हैं? तो आपके सामने है, इक्वल राइट एडिक्वेट टू मीन्स आ लिवलीहुड ऑफ अ मैन एंड वुमेन्स। मर्दों को और महिलाओं को क्या एक समान समझा जाए, है ना। नर और मादा दोनों को एक जैसा जीवन जीने का अधिकार मिल सके, लिवलीहुड। सिंपल सी बात है। तो क्या है? सोशल लेवल पर दोनों को एक जैसा कर दिया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल एंड रिसोर्सेज ऑफ द कॉमन गुड्स, इकोनॉमिकल लेवल पर कि जो भी संसाधन है वो सभी में एक बराबर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सबको मिल क्या मिले, एक जैसे रिसोर्सेज मिल जाए। इकोनॉमिकल सिस्टम शेल नॉट रिजल्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड वेल्थ। इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो वेल्थ का पूरा फ्लो एक साइड होकर रुक जाए, अमीर आदमी और अमीर होता चला जाए, गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता चला जाए, ऐसा ना हो। इट मींस इकोनॉमिकल की बात हो रही है ना। इक्वल पे, इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। नर और मादा को दोनों को क्या मिले? एक समान आय मिले, एक समान कार्य के लिए। पर यहां पर थोड़ा सा लोचा है, ये नहीं हो पाता भाई, है ना।
ये नहीं हो पाता, सब हो जाता है बट ये नहीं होता, ये नहीं होता। हाँ है ना, सब हो जाता है और ये बात सच है। कई ऐसे स्थान है जहां पे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। क्या होता है? अब देखो भेदभाव कैसे हो रहा है ना, थोड़ा सा अंतर समझना। हम लोग ना इसको कई बार फेमिनिज्म से जोड़ देते हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी पुरुष को सैलरी ज्यादा मिल रही है तो नो डाउट उसके पीछे शायद ये भी रीजन हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं वो पुरुष एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हो, है ना। शाम को 6 बजे आता हो, 7:30 बजे तक क्लास लेता हो, कभी कभी 9:30 10 बजे तक क्लास लेता हो, है ना। कभी कभी 11 बजे तक भी क्लास लेता हो, ऐसा कोई पुरुष हो सकता है। तो नो डाउट ऐसे में हो सकता है उसको प्रिविलेज दी जाए थोड़ी सी। अब आप ये नहीं कह सकते नहीं 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 नहीं, ये भी 8 घंटे काम कर रहा है, मैं भी 8 घंटे काम कर रही हूँ, तो दोनों को बराबर सैलरी नहीं। आप आए हो दिन में, वो आया है रात को, वो रात को जो टाइम सोने का होता है वो उस टाइम को क्या कर रहा है, अपना यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है, तो इट मीन्स वो कुछ तो अलग कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। आप यहाँ पर उसको ये नहीं कर सकते यार 8 घंटे तो तूने भी काम किया, नहीं, वो उसके नॉर्मल 8 घंटे नहीं है। अरे पर्सनल इश्यू नहीं है, मैं कॉमन बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो उसके नॉर्मल 8 घंटे नहीं है। नॉर्मल 8 घंटे कब होते हैं? जब आप भी 9 बजे आते, वो भी 9 बजे आता और हर कोई 9 बजे आता एंड उसके बाद चला जाता। क्लियर है? क्लियर, उसके बाद चला जाता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल 8 आवर्स बोलते हैं। पर कोई आदमी रात में काम कर रहा है, रात को 12 बजे काम कर रहा है, कोई आदमी लेट नाइट वर्क कर रहा है, तो वो चीज़ क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बात समझ में आई? बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है ना। चलो फिर हेल्थ स्ट्रेंथ। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, ये मेरा पर्सनल पर्सनल वाला इशू मैं बताता हूँ कहाँ पर है। अब तुमने बोला है तो मुझे याद आया पर्सनल वाला इशू। 2010-2011 के आसपास दिल्ली में वो हुए थे, क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो बहुत सारे यंगस्टर्स वॉलेंटियर्स को हायर किया जा रहा था। ठीक है, कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, पर डे के हिसाब से आपको जॉब पर रखेंगे। तो पर डे वहाँ पर 2000 रुपीज समथिंग मिल रहा था उस टाइम पर डे का 2000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट था कि यार 20,000 रुपये आएगा 10 दिन के लिए। और उससे ज़्यादा भी रुकना पड़ता था क्योंकि लोग पहले से आ रहे थे, तो करीबन करीबन वो 20 दिन का कुछ टाइम पीरियड था कि आपको कपड़े भी मिलेंगे, रहना खाना पीना सब कुछ, और साथ में पैसा भी मिलेगा। हम लोग पहुँचे, हमारा सब कुछ हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, साथ में एनसीसी थी, सब कुछ था। सबने बोला अरे यार हाँ बढ़िया लड़के हैं, आ जाओ इनको रख लेते हैं। हमको रख लिया गया। फिर हमसे बोला कि आप लोगों को खाना पीना सब कुछ देंगे, साथ में हम आपको पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे? तो 2000 की जगह हमको बोला गया 1500 रुपये देंगे। कितना? 1500 रुपये। सेम हमारे ही साथ जो हमारी महिला मित्र थी उन लोगों का भी हुआ। अब उन लोगों को बोला गया कि आपको हम लोग 5-5 हज़ार रुपये देंगे। हम लोग हैरान हैं, ऐसा कैसे, तुम क्या काम करने वाली हो? बोलते हैं हमारे तो ये काम बोला है। अच्छा तुम्हें ये काम बोला, हमें ही तो ये काम बोला है, तब भी केवल 1500 रुपये, तो भाई फर्क क्या है? ठीक है, तो हुआ था ऐसा कुछ, पर बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पर 5,000 रुपये एक दिन के, मतलब समझ रहे हो, 20 दिन में तो एकदम लखपतियों वाले हालत हो गई थी भाई उन लोगों की। हमने बोला हम ऐसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम ये पढ़ रहे थे, हमें लग रहा था संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता, हम इसका विरोध करेंगे। और विरोध के चलने चलते चलते हम बाहर आ गए, वो वहीं पर बैठे रहे। वो बढ़िया पैसा कमा कर आ रहे थे, जब वो लोग बाहर आए तो उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी उतने में, क्योंकि उस टाइम पर वैल्यू अलग थी उन पैसों की, आज के टाइम पर वैल्यू बिल्कुल अलग है। वेल फिर बात करते हैं हेल्थ स्ट्रेंथ एज, मैन वुमेन चिल्ड्रंस नॉट अब्यूज, कि भाई किसी के साथ भी आप किसी भी तरह का भेदभाव, कोई अब्यूजिव वो नहीं करोगे, तो सोशल कंडीशन है। ठीक है, चिल्ड्रन यूथ आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप, तो नो डाउट ये सोशल इकोनॉमिकल दोनों कंडीशन में आ जाता है।
फिर आता है आर्टिकल 39A, क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्या है इक्वल जस्टिस? इक्वल जस्टिस मतलब सभी लोगों को इक्वल जस्टिस का राइट है, बट इन केस अगर कोई पर्सन क्या है, गरीब है, कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास नहीं है सामर्थ्य कि वो अपना केस लड़ सके, तो ऐसे में हम उसको क्या करेंगे? फ्री लीगल एड दे देंगे, हम उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर देंगे, है ना, हेल्प देंगे। क्या देंगे? लीगल हेल्प देंगे। क्या करेंगे? लीगल हेल्प देंगे। और इस लीगल हेल्प का पैसा सारा का सारा कौन देगा? गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। तो ये चीज हो गई। फिर आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ सर्टेन केसेस में हम आपको राइट टू वर्क का अधिकार देंगे। किसी पर्सन ने बोला, अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। अब उस अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गवर्नमेंट क्या करिए, कुछ सर्टेन कंडीशन है ना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टेन कंडीशन है। तो ऐसे में वहां पर जो लोग घायल हुए, जो लोग मारे गए, उनके परिवार को किसी तरीके की क्या करेंगे? राइट टू वर्क देंगे कि भाई चलो इस परिवार में कोई और नहीं था, केवल यही एक व्यक्ति था, कमा सकता था, अब इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई, चलो ठीक है आपको राइट टू वर्क दे देते हैं हम, ताकि आप अपना परिवार का भरण पोषण कर सको, परिवार को चला सको। ठीक है, कोई पर्सन था जिसके पेरेंट्स उसमें मारे गए, बच्चे केवल रह गए, तो उसको क्या किया रहेंगे? एजुकेशन देंगे। जैसे अभी कोविड में हुआ था, कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जिनमें आप लोगों ने सुना होगा माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बच्चे केवल रह गए, है ना, 10-10, 12-12, 15-15 साल के, 20-20 साल के बच्चे सडनली अचानक से अनाथ हो गए, माता पिता दोनों की डेथ हो गई। तो अब क्या होगा? तो नो डाउट ऐसे में फिर एजुकेशन उनकी कौन? गवर्नमेंट हैंडल करेगी, है ना। आप लोगों ने इससे एग्जांपल देखा, वो कोविड का बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब क्या, अच्छा तो नहीं है बट दुखद एग्जांपल है, पर है एक एग्जांपल जीता जागता हमारे पास। इसके अलावा पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस ये आप अभी देख ही रहे हो, है ना, ये अभी आप देख ही रहे हो प्लेन क्रैश में, है ना, देख रहे हो ना सब लोग, कुछ अलग तो है नहीं, आपकी आंखों के सामने गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। तो आर्टिकल 41 इनको कहता है भाई तुम लोग करो इन लोगों के लिए, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये नागरिक हैं तुम्हारे राज्य के, ये नागरिक हैं तुम्हारे देश के लिए, है ना। सर देन कैन आई हायर अ फ्री लायर टू? बेटा आपको उस समय पर लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट में जाओगे, अपना पक्ष आप खुद से रखोगे, एंड उसके बाद आप बता सकते हो कि भाई देखो मेरे पास सर इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकूं, प्लीज़ अगर हो सके तो माय लॉर्ड आप मुझे एक लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो वो लोग आपको लीगल प्रैक्टिशनर वहाँ पर देते हैं, ठीक है, फिर वो लीगल प्रैक्टिशनर आपके साथ काम करता है। बट सच बात यह है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर एक्चुअल में उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, वो लोग केवल सरकारी सैलरी के से मतलब रखते हैं, आएंगे सैलरी लेंगे और अपना गायब हो जाएंगे। तो सरकारी लीगल प्रैक्टिशनर कई बार धोखा दे जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और ये रियलिटी है। केवल कहने के लिए ये है कि आपको फ्री लीगल प्रैक्टिसर मिलता है, पर भाई वो ईमानदारी से काम नहीं करते, ये बात भी उतनी ही सच है। हाँ, आप उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे, थोड़ा बहुत उनको चढ़ावा चढ़ाओगे तो वो काम करने लगते हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटरनल रिलीफ। तो काम करने की सही स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप जिस जगह काम कर रहे हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, वहां पर क्या होना चाहिए? ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। ह्यूमन कंडीशंस का मतलब क्या है? इंसानों के द्वारा काम किए जाने की कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि काम करवाने वाला बोले काम करोगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक तुम वॉशरूम नहीं जा सकते, अब तुम्हें परेशान किया जा रहा है लगातार कि नहीं जाने देंगे वॉशरूम। तो वो क्या है? ह्यूमन कंडीशन थोड़ी है। कैसी ह्यूमन कंडीशन नहीं है काम करने की। सेम बोला जाए कि भाई देखो यहां पर काम करोगे तो आपको 9 घंटे काम करना पड़ेगा, आपने बोला 9 घंटे क्यों, 8 घंटे का टाइम पीरियड है, हम क्यों करें 9 घंटे काम, 1 घंटे का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा,
बोलते वो तो नहीं मिल सकता, तो वो गलत है। समझ में बात, गलत है। तो ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, तभी आप वहां पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, कैसी, फॉर ह्यूमंस, है ना। ठीक है, अब सॉरी यार, लिखा हुआ है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखा हुआ है। दूसरी चीज क्या है, मैटरनल रिलीफ, ये किसके लिए, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए। कुछ सर्टेन कंडीशन में आज के टाइम पर ये किसको देती है, फादर को भी मिलती है ना। माताओं को छुट्टी मिल सकती है इन केस अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उनको बोला जाता है कि भाई आपको छूट है, आप चाहें तो इस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आप अपने घर पे रहकर क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। और अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी ले लीजिए, उसके बदले हम आपको क्या देंगे, कंप्लीट सैलरी दे देंगे। ठीक है, तो 1 साल तक का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है, वैसे 6 मंथ होता है। ठीक है, 6 मंथ प्लस 6 मंथ का टाइम पीरियड आपको मिलता है। अब आज के टाइम पर गवर्नमेंट बोलती है अगर ज़रूरत पड़े तो और ज़्यादा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे और बढ़ाया भी जा सकता है इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। इवन फादर्स को भी आजकल मिलती है अराउंड, वैसे तो इसके लिए कहा जाता है 1 महीने का, बट 1 महीने नहीं मिल पाती पूरी, ये बात भी सच है। ठीक है, 1 महीने पूरी नहीं मिल पाती छुट्टी, ये बात भी सच है। ठीक है, बट आजकल फादर्स के लिए भी क्या किया जा रहा है, इसको कंसीडर किया गया है। इसे बोलते हैं पेरेंटल लीव। क्या बोलते हैं, पेरेंटल बेनिफिट्स। फिर आता है आर्टिकल नंबर 43, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, श्रमिकों के लिए निर्वाहक मजदूरी। अब ये निर्वाहक मजदूरी का कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है। लिविंग वेजेस जो है ना, ये बड़े खतरनाक है कि आखिर लिविंग वेजेस होंगे क्या। कोई भी स्टेट इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, कोई भी स्टेट फॉलो नहीं करता। मींस यहां पर क्या कंडीशन है, एक मिनिमम वेजेस, क्या मिनिमम वेजेस यहां पर होने जरूरी है। अब मिनिमम वेजेस अगर डिसाइड कर दिया, हर कंपनी को, हर किसी को, एम्प्लॉयज को क्या प्रॉपरली हायर करना पड़ेगा, प्रॉपरली उनकी सैलरी स्लिप, पीएफ, टीए, डीए, एचआरए सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं किया तो दिक्कत है, आओगे सरकार के रडार में। तो सरकारें अभी फिलहाल इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रही, कहने के लिए कि इंडस्ट्रियल लॉ बना दिए, ये बना दिया है, वो बना दिया है, बट ऑन पेपर ये सब चीजें जीरो है। ऑन पेपर ये सब चीजें क्या है, जीरो है। गवर्नमेंट ये कहती है अगर किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मोर देन 10 पीपल्स काम कर रहे हैं, कितने, मोर देन 10 पीपल्स अगर काम कर रहे हैं, तो आपको उसे एज अ रजिस्टर्ड कंपनी रखना पड़ेगा। आपको वहां पे प्रॉपरली लोगों के लिए ईएसआईसी एंड पीएफ डिसाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, पर लोग ऐसा करते नहीं। लोग क्या दिखा देंगे कि भाई ये आदमी फ्रीलांस काम कर रहा है, ये आदमी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा है, रेगुलर किसी को नहीं रखते, ना ही दिखाते हैं। ठीक है, वेल इसी का एक सब क्लॉज है आर्टिकल 43A। क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ अ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेशन किस तरीके का होगा, मैनेजमेंट कैसा होगा, किसका, वर्कर्स का। भाई नो डाउट एज अ ह्यूमन, एज अ वर्कर आपको कुछ क्या चाहिए, चीजें चाहिए, है ना। भाई वो मेडिकल असिस्टेंस भी हो सकता है ना। किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना क्या है, ज़रूरी है। उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना क्या है, ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो बेचारा वर्कर कैसे काम करेगा, समझ में आई बात। फिर आता है आर्टिकल नंबर 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज अ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। स्टेट का ये काम है, स्टेट का ये काम है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेन करे अपने राज्य के लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाए, और इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करें। अब यहां पर आता है एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप ट्रेड यूनियंस या इस तरह की भी बात कर सकते हो, उनके थ्रू भी ये सब चीजें हो सकती है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इन सब के लिए। वेल
यहां पे अगर हम लोग बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग अगर आप नोटिस करोगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, किसका? फ्रीबीज का, है ना। इवन आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के एग्री करते होंगे, है ना। फ्री में चीजें दे रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड, और क्या दिया था? वाटर। ये मेन चीज थी जो क्या की थी, लोगों को फ्री में दी थी। इनिशियल तो यही चीजें थी, हाँ है ना, यही थी ना। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये जो किया गया था ये बिल्कुल सही था? यस। और कितने लोग कहते हैं नो? कितने लोग कहते हैं यस और कितने लोग कहते हैं नो? हाँ भाई। नॉट एग्री, नॉट एग्री, नो नो नो। अरे अपने पास तो एक वो है ना, पोल वाला सिस्टम। अरे हट जा यार, ये पता नहीं। हाँ भाई, कितने लोग कहते हैं यस, कितने लोग कहते हैं नो? बड़ा मजेदार सा एक एग्जांपल, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो यस करोगे तो यस पे जाएगा, नो करोगे तो नो पे जाएगा, है ना। डाउन मतलब नो, यस मतलब अप। है ना। डाउन मतलब नो और अप मतलब यस। नहीं आया पोल, कोई बात नहीं। देखो, अब जरा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, रीजन क्या है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही, जैसा तुम लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हो। अब सेम, अगर यहाँ पे हम लोग अगर मान लो ये चीज गलत है, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। अब यहाँ पर कोई मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगा देना सर, आप इसके साथ हो इसके साथ नहीं हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेकर आई थी कॉन्सेप्ट, सेंटर में बीजेपी, तो बीजेपी गवर्नमेंट ही लेकर आई थी। क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई थी? वो लेकर आए थे फ्री राशन, है ना। अब कितने लोग कहते हैं कि ये सही है और कितने लोग कहते हैं गलत है? अगर ये गलत है तो फिर ये भी गलत हो सकता है, और अगर ये सही है तो फिर ये भी सही हो सकता है। अब कितने लोग कहेंगे कि सही है और कितने लोग कहेंगे गलत है फ्री राशन के लिए? एक बच्चे ने ये बात पकड़ी, श्रवण ने ये बात बोली, पकड़ी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गलत है,
पर कैसे गलत है, दिक्कत तो वही है, समझना तो वही है। अच्छा रुको रुको, मैं पोल देता हूं तुम्हें। कहाँ गया अपना पोल? अब आएगा पोल तुम्हारे पास, अब आएगा पोल। अब बताओ, अब आया? चलो जल्दी जल्दी दो, एक बारी में ना तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा अभी। नहीं नहीं, गलत सोच रहे हो। रिसेंटली रिसेंटली WHO ने सेंट्रल गवर्नमेंट के राशन स्कीम की तारीफ की है ना, अप्रिशिएट किया इनको। क्या किया? अप्रिशिएट किया है। क्यों किया है अप्रिशिएट? 68% बोल रहे हैं सही और 32% बोल रहे हैं गलत। अच्छा ठीक है, देखो सही क्यों है अब यहां पर समझो, और ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रीजन है हमारे देश में मूलभूत जो आवश्यकता होती है ना, वो होती है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी सबसे बेसिक नीड होती है। कपड़ा और मकान आदमी बाद में सोचेगा, पहले क्या सोचेगा? रोटी सोचेगा। और अगर आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से सही है, मींस अगर वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है, अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने लिए कपड़े और मकान का जुगाड़ खुद करेगा। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि अगर कोई भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं, खाने को अच्छा आ रहा है, खाने को अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? अपने हाथ से क्या करूँगा? कोशिश करूँगा कि यार चलो ठीक है, अब मैं अपने लिए कपड़े का जुगाड़ करूँ, अब मैं अपने लिए मकान का जुगाड़ करूँ। बट होगा कब? जब मैं स्ट्रांग होऊंगा। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? तो इसको अप्रिशिएट क्यों किया? अप्रिशिएट इसीलिए किया गया है क्योंकि इसकी वजह से इंडिया का जो न्यूट्रिशन लेवल है, क्या है? जो न्यूट्रिशन लेवल है वो क्या हो गया? इंप्रूव हुआ है। क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है। इसलिए क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है। क्या हुआ? इंप्रूव हुआ है। इवन जब लास्ट ईयर WHO के पास पाकिस्तान गया था कि भाई हमें लोन दे दो, तो उस लोन के टाइम पर भी WHO ने, और सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान से ये कहा था कि हम तुम्हें पैसा तो दे देंगे, पर तुम अगर कोई चीज़ करना चाहते हो अपने देश में, कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे कुछ इंप्रूवमेंट आए, तो एक काम करो, इंडिया का मॉडल कॉपी कर लो। अगर तुमने इंडिया का मॉडल कॉपी कर लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे देश में क्या हो सकती हैं? कंट्रोल्ड हो सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो कर नहीं पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट अ बेसिक नीड्स। ये बेसिक नीड्स नहीं है, ये बेसिक नीड नहीं है। और ये क्या है? ये बेसिक नीड है। ये क्या है? बेसिक नीड है। ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है इलेक्ट्रिसिटी से, ट्रांसपोर्ट से या वाटर से। हो सकती है बट ये सेकेंडरी थिंग्स हैं, ये सेकेंडरी थिंग है। लाइफस्टाइल तो आपके गांव में रहने वाले उस आदमी की भी बहुत अच्छी है जिसके घर में शायद लाइट केवल 2 घंटे आती हो, जहां पे शायद ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज कम हो, जहां पे पानी हैंडपंप से आता हो, है ना। बट ये क्या है? सबसे बेसिक थिंग है। सबसे क्या है? बेसिक थिंग है।
सबसे पहले अगर किसी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अच्छा खाना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। सीधी सी सिंपल सी बात है, आप आज के टाइम पर खाना खाना चाहते हो, आप आज के टाइम पर क्या करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल घर में रहते हो, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका मन है आज मैं कुछ बाहर खाऊं, तो आप कहाँ जाओगे? ज़्यादा चले जाओगे कहाँ पे? बर्गर खाने के लिए मैकडी चले जाओगे, बर्गर किंग चले जाओगे, यही करोगे। केएफसी चले जाओगे बर्गर खाने के लिए, यही करोगे। बट जो थोड़ा सा रिच क्लास से आ रहा है वो क्या करेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से क्या खाना खाएगा, न्यूट्रिशन के हिसाब से क्या खाना खाएगा? वो जाएगा सबवे में, सबवे में जाकर अपने हिसाब से ब्राउन ब्रेड लेगा, अपने हिसाब से क्या करेगा? उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करवाएगा जो हेल्दी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो रहा है, न्यूट्रिशन लेवल भी हाई हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। पब्लिक हेल्थ भी क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। क्या हो रही है? पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। तो सबसे पहली बेसिक चीज क्या है? और यही रीजन है, यही रीजन है कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो किसका पास हो जाता है? ये वाला पास हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये क्या डिफरेंस है? इसलिए ध्यान रखना, जब भी यहां पर इसकी बात होगी तो सबसे पहले आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा? आपकी हेल्थ के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको अच्छी न्यूट्रिशियस चीजें दी जाएंगी ताकि आपका अपने आप ही न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाए? ऊपर हो जाए। गवर्नमेंट ने इस चीज को भी ध्यान दिया कि अगर आप लोग सारा पैसा, आपकी जो मनी है, अगर आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपकी जो सैलरी आ रही है, ऑलरेडी आपकी सैलरी क्या है? बहुत ज्यादा कम है, और इतनी कम सैलरी को, अगर इतनी कम सैलरी को आप लोग बेसिक नीड्स में खर्च कर दोगे तो आपके पास सेविंग्स जीरो हो जाएंगी। और ये सेविंग ही क्या करती है? आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करती है? बेटर बनाने का काम करती है। क्या करती है? आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बनाने का काम करती है। बात समझ में आई? क्लियर है? सामर्थ अब समझ में आया क्यों ये फ्री राशन का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया? और सबसे बड़ी बात, इसे आज भी हम लोग 2028 तक चलाने की बात कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है, ताकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि नो डाउट हम लोग आज के टाइम पर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा? कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर भी प्रेशर आएगा। चीज़ें क्या होती हैं, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बड़ी होती है वैसे वैसे ग्राउंड पर जो चीज़ें मिल रही हैं, जो सामान मिल रहा है मार्केट में, वो भी क्या होता है? धीरे धीरे अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो गरीब आदमी के लिए क्या होगी? प्रॉब्लम होगी सामान खरीदने में। गरीब आदमी के लिए अगर प्रॉब्लम होगी सामान खरीदने में तो वो क्या हो जाएगा? बेचारा और ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि जो पर्सन धीरे धीरे बिलो पॉवर्टी लाइन था उसे पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन से लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से धीरे धीरे पुश करके मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास तक लेकर आए। बट अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? सडनली जो पर्सन धीरे धीरे अभी अबव पॉवर्टी लाइन, लोअर मिडिल क्लास में आया, वो अचानक से क्या हो जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जरूरी है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। नेक्स्ट आता हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल बहुत आसान है। सबसे पहले किसके बारे में बात होती है? पंचायत। तो गांधी जी बोलते थे कि हमें क्या करना है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करनी है। क्या? सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को क्या करना है? इनिशिएट करना है। सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम मतलब लोग अपनी सरकार खुद बनाए अपने क्षेत्र की, तो वो क्या है? पंचायती सिस्टम है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 43। देखो ये कॉमन है, आगे और पीछे दोनों में ही सेम है। यहां पर भी देखोगे 43, यहां पर भी 43, दोनों जगह सेम है। एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज है, बस यहाँ पे 43B ऐड होता है एक एक्स्ट्रा। क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां बनाई जाए। जहां पर भी सेल्फ गवर्नमेंट पंचायतें नहीं आती, जहां पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है, तो वहां पर क्या किया जाता है? सहकारी समितियां बनाई जाती हैं, जो कैसे काम करती हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म में काम करती हैं। कैसी? डेमोक्रेटिक तरीके से क्या करती हैं? काम करते हैं। लोग आपस में चुनते हैं कौन आदमी क्या करेगा, हमारी कमेटी को, कोऑपरेटिव कमेटी को चलाएगा। फिर आता है 46।
प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, कि भाई जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, ठीक है, और जो भी पिछड़े समाज से आते हैं उन सभी को क्या किया जाए, यहाँ पर अधिकार दिया जाए, ठीक है, आर्थिक सामाजिक स्तर पर उनको एजुकेशन और इकोनॉमिकल लेवल पर क्या किया जाए, आगे रखा जाए। बट आज के टाइम पर इसमें क्या ऐड हो चुका है, एक और नया वर्ग ऐड हो चुका है। जब भी हम लोग बात करते हैं अदर वीकर सेक्शन, तो अदर वीकर सेक्शन का मतलब क्या है, कहाँ गया, और अन्य कमजोर वर्ग। तो अन्य कमजोर वर्ग कौन है, ये अदर वीकर सेक्शन के बारे में जब भी बात होगी तो कौन है ये, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेशंस। तो इनको इकोनॉमिकल लेवल पर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, बेनिफिट्स दिया जाता सकता है। आप में से कई लोग होंगे जो EWS का यूज करते होंगे। फिर आता है आर्टिकल नंबर 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। क्या करना है, राज्य का काम क्या है कि लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है और इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो ये तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, सेम वो चीज आ रही है, रिपीट हो रहा है एक तरह से। फिर आता है आर्टिकल नंबर 48, क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन संगठन का गठन करना। क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी खुद अपने साथ एक बकरी लेकर चलते थे, है ना। गांधी जी बोलते थे हमको क्या करना है, ग्रामीण स्तर पर काम करना है ना। कहाँ पे काम करना है, ग्रामीण स्तर पर काम करना है, निचले स्तर पर काम करना है। तो निचला स्तर क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। और जिस टाइम पर गांधी जी ने बोली थी उस टाइम पर हमारी 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी थी। आज के टाइम पर जब हमारी 75%, मतलब सॉरी, मोर देन 75 ईयर्स हमको हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, आज भी मोर देन 50% लोग क्या हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हाँ या ना। 50% प्लस लोग किससे जुड़े हुए हैं, हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहां पर बोला। फिर आता है हमारे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, आर्टिकल नंबर 48, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे अधिकारों का होना। अब तक सुप्रीम कोर्ट 3 बार बोल चुकी है, यहां पर एक केस भी आता है शायरा बानो केस। शायरा बानो केस, ये एक महिला थी, बूढ़ी थी, करीबन करीबन 60-65 साल की उम्र थी। इस महिला को इसके पति ने दे दिया तलाक। तलाक दिया तो ये पहुंच गई कहां पर, कोर्ट में। कोर्ट में जाकर बोला जी मुझे तलाक दिया, गलत तरीके से दिया और मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, एलिमनी जिसको हम लोग कहते हैं। और मैं आज के टाइम पर 60-65 साल की हूँ, मेरी उम्र कम होती, 40 होती, 45 होती, ठीक है, तो शायद मैं अपने लिए कुछ कर सकती थी, पैसा कमा सकती थी। पर अब मेरी उम्र 60-65 साल हो रही है, मैं कहाँ से पैसा कमाऊँ, मैं क्या करूँ। कोर्ट ने बोला यार बात तो सही है। शायरा बानो ने बोला कि यार आपने जब यहाँ पर तलाक का एक नियम कायदा कानून बना रखा है, भारत का संविधान के अनुसार सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, तो तलाक मुझे उस कायदे कानून के अनुसार क्यों नहीं मिल रहा, संविधान के अनुसार क्यों नहीं मिल रहा, है ना। और ये कौन सा तरीका है कि रात को 12 बजे रोटी गर्म नहीं मिली तो तलाक दे दिया, बीबी ने बात नहीं मानी तो तलाक दे दिया, ठीक है। तो बहुत अजीबोगरीब बात पर तलाक दिया जा रहा था। पति ने सपने में देख लिया, अरे यार मैंने गलती से तलाक तलाक बोल दिया सपने में, मौलवी जी यार वो गलती से मैंने सपना देखा था, मौलवी अरे अरे ये तो लाहौल विला कुव्वत, ये तो पाप हो गया बेटा, अब तो तुम्हें तलाक देना पड़ेगा, ये तो तलाक हो गया है। पानी पे लिख दिया तो तलाक, लिटरली व्हाट्सएप पर लिखकर तलाक हो रहा है, ईमेल कर दिया तो तलाक हो गया। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे ही देश में ये चीज हो रही है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फीमेल्स भी एक्सेप्ट कर रही हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो बिल्कुल गलत है, आप तो फीमेल्स के साथ गलत कर रहे हो। इस केस के बाद सबसे पहली बात ये सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करो। गवर्नमेंट ने बोला हम नहीं कर सकते, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ही, उन्होंने इस केस के अगेंस्ट में काम कर दिया, कानून लिया है, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल राइट्स को एकदम बिल्कुल देश से अलग कर दिया। अब वो क्या हो गया, पैरेलल राइट्स बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन अलग चल रहा है
और यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चल रहा है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चल रहा है? अब है क्या ये सामान्य नागरिक संहिता? दो तरीके के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल, दूसरे पर्सनल। तो क्रिमिनल लॉ एंड पर्सनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्राइम के अकॉर्डिंग। अब क्रिमिनल लॉ जो है, ये जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं ये तो हम फॉलो करेंगे, पर पर्सनल लॉ तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। पर्सनल लॉ हम अपने हिसाब से चलाएंगे। क्यों चलाओगे भाई? हमारा धर्म अलग है इसलिए हम चलाएंगे। धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। कौन संविधान में तो सेक्युलरिज्म लिखा है, तो सेक्युलरिज्म लिखा है तो उससे हमें मतलब नहीं है, पर हमारा वाला पर्सनल लॉ अलग रहेगा। अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से यहाँ पे द्वंद्व पैदा हुआ। अब आप कहोगे सर तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिनके पर्सनल लॉ नहीं है? हिंदू रिलीजन को छोड़कर बाकी सभी के अपने अपने क्लॉज बने हुए हैं, अपने अपने लॉ बने हुए हैं। क्रिश्चियंस के अपने पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉ हैं। सिर्फ केवल और केवल हिंदू रिलीजन है जो कि किसी भी तरीके के पर्सनल लॉ को नहीं मानता। तो उस टाइम पर लाया गया था हिंदू कोड बिल, और उस हिंदू कोड बिल में कंप्लीटली क्या कर दिया गया? हटा दिए गए कि अब अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन आप तो किसी भी तरह का क्या नहीं कर सकते, तलाक दे ही नहीं सकते, है ना। पर बीवी बोल रही है नहीं मुझे तो तलाक चाहिए, तो देना आज के टाइम पर देना पड़ेगा। आपका मतलब बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमें उससे मतलब नहीं है, पर तलाक आपको देना पड़ेगा आज के टाइम पर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी बोला है कि भाई ये लागू करना ज़रूरी है। आपको शायद नहीं पता, कई लोग बोलते हैं ना कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी चीज़ें की थी। भीमराव अम्बेडकर, कई लोग आधी अधूरी चीज़ें बताते हैं, और अनफॉर्चुनेट ये है कि लोग आधी अधूरी चीज़ें सुनकर बोलते हैं कि हाँ उनको भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ पता है। अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े लीडर्स भीमराव अम्बेडकर के बारे में अधूरी बातें बताते हैं, और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो उन अधूरी बातों को सुनकर बोलते हैं हाँ हमें सब कुछ पता है, हमारे लीडर को सब कुछ पता है। नहीं पता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू की सबसे पहली जो लड़ाई थी, आपस की सबसे पहली जो टक्कर हुई है वो इसको लेकर हुई है, 44 को लेकर। भीमराव अम्बेडकर ने बोला था इसको तो सबसे पहले लागू करो, सबसे पहले इसी को लागू करो। जवाहरलाल नेहरू नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इन लोगों को समय देना पड़ेगा, इनको भी समय देना पड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर ने फिर से बोला चलो ठीक है ये नहीं कर सकते, कम से कम पर्सनल लॉज क्या कर दिए जाए, यहाँ पे सारे के सारे हटा दिए जाए। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर भी अड़ गए, नहीं हटाएंगे, कोई पर्सनल लॉ नहीं हटेगा। हटवाना है ठीक है, हिंदुओं का पर्सनल लॉ हटा देते हैं, बाकी सारे पर्सनल लॉ बने रहेंगे, बाकी सबके पर्सनल लॉ बने रहेंगे। हुआ भी वही, भीमराव अम्बेडकर ने पर्सनल लॉज हटा दिए हिंदुओं के। अब हिंदुओं के पर्सनल लॉ तो हट गए, तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, हिंदू रिफॉर्म करते चले गए, पढ़ाई लिखाई में इधर उधर विदेशों में हर जगह पहुंच गए। आज के टाइम पर वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंपनी है उन सभी के लीड कौन कर रहे हैं, चाहे सत्य नडेला हो, चाहे सुंदर पिचई हो, आप एडोबे से लेकर आप किसी भी कंपनी की किसी भी वेबसाइट को पकड़ लो, किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी को देख लो, गूगल देख लो, एप्पल देख लो, ठीक है। एप्पल में तो खैर अभी वो है क्या नाम है उनका यार, टिम कुक है, वो तो खैर अलग है, बट उसमें भी मैक्सिमम इंजीनियर्स इंडियन है, लिटरली 35% इंडियंस हैं एप्पल के उसमें मेन जो ऑफिस है, 35% इंडियंस है, ठीक है। आप ट्विटर में देख लो, ट्विटर जिसको आज के टाइम पर आप लोग एक्स कहते हो, तो उसको लीड कर रहे हैं इलॉन मस्क, केवल कहने के लिए, बट उनके नीचे जो सेकंड हाईएस्ट पर्सन है, ठीक है, आप सुंदर पिचई आपको ऑलरेडी एग्जांपल है, ठीक है, सत्य नडेला आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, एडोबे है, यूट्यूब है, किसी भी कंपनी को उठा के देख लो आप आज के टाइम पर वर्ल्ड की, है ना। अब हुआ क्यों? क्योंकि उनको तो बोल दिया कि भाई आपका केवल एक ही काम है, रिलीजियस आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के ये सारे काम करने हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म पे रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं अपने लिए। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी जितने रिलीजन जिनको छोड़ा गया था वो सब के सब धीरे धीरे डिग्रेड होते चले जा रहे हैं। उनको पुश किया जा रहा है कि भाई तुम रेडिकल ही रहो, ताकि एज अ वोट बैंक उनको यूज किया जाए। अब यहाँ पर इस महिला के अधिकारों की बात हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक महिला के अधिकारों की बात किसी को समझ में नहीं आ रही। अब क्यों नहीं समझ में आ रही?
अब यहाँ पर मैं जो बात बोल रहा हूँ इससे सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है कि भाई अगर यहाँ पर अगर तलाक का अधिकार दे दिया इसको, अगर यहाँ पे तलाक का अधिकार दे दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर एलिमनी देनी पड़ी, तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी हम तलाक देंगे तो हमको भी एलिमनी देनी पड़ जाएगी यार उसको। तो हम क्यों तैयार हो? हम तो नहीं बोलेंगे। हम तो चाहते हैं तलाक देने के बाद हम दूसरी शादी करें, तीसरी भी करें। ये एक्चुअल में क्या कहीं ना कहीं माइंड में इनबिल्ट है, लोगों को लगता है कि नहीं यार हमारे हाथ से अधिकार छिन जाएगा, है ना, एक महिला के हाथ में अधिकार आ जाएगा और वो दिया नहीं जा सकता। अब आता है आर्टिकल नंबर 45, एंड आई एम रियली सॉरी, अगर किसी को प्लीज बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी। बट अगर जब भी आप आर्टिकल नंबर 44 पढ़ोगे तो जो बातें मैंने लिखी हैं, जो बातें मैंने बताई हैं, ये केवल और केवल मात्र और मात्र केवल 1% है। पर जब आप इसे पढ़ोगे तो इसमें आपको मोर देन 100% चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको पढ़ के आप लिटरली कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि यार ये क्या लिखा है। तो अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज़ किताबों को, केसेस को स्टडी करोगे तो आपको सच में एहसास होगा कि आप कितना पीछे हैं इस वक्त हम लोग देश, दुनिया, समाज से। वेल, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। तो इसे भी कहीं ना कहीं आज के टाइम पर हम लोग किसके साथ जोड़ते हैं? 86 अमेंडमेंट के साथ जोड़ते हैं, जहां पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में। बट यहां पर भी बात कही गई है किसके बारे में? अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। तो जब आप लोगों को बचपन में मिलता था मिड डे मील, मिला है मिड डे मील? वो अर्ली चाइल्डहुड केयर है तुम्हारी, ठीक है, क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ठीक है। आपको जो आंगनवाड़ी मिलता था, प्ले स्कूल जिसको आप लोग कहते हो, इंग्लिश में प्ले स्कूल, वैसे आंगनवाड़ी। तो जो आंगनवाड़ी है वो क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन है। आपके स्कूलों में जो मतलब गांव में जो स्कूल है आपके, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान वाले, वो सब क्या है? इसी का पार्ट है। आपको इनिशियल जितनी भी मेडिसिन मिली है बचपन में, जितनी भी मेडिसिन लगाई गई हैं, ठीक है, बचपन में, वो इसी का पार्ट है। वो सब क्या है? इसी का पार्ट है। क्लियर है? क्लियर है, हाँ या ना? एज वेल एज आर्टिकल 48 ये हम पढ़ ही चुके हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बट इसका एक सब क्लॉज है आर्टिकल 48A, क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कि भाई आपका ये काम है कि आप क्या करोगे? अपने नेचर को, अपने इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने का काम करोगे, सेफगार्ड करोगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे। ये 1972 में आया था, सुना होगा आप लोगों ने। अभी हम लोग आगे देखेंगे भी कब आया था। 1972 में आया था, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सुना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो यही है, वो यही है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 49, प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्र महत्व की जितनी भी चीजें उनको क्या करना? संरक्षण देना। बट फिर अगेन वही बात आती है कि आप लोग जाओगे और जाकर क्या लिखोगे? जाकर क्या लिखोगे? लोकेश प्लस डैश जो भी लिखना हो और तीर उड़ा दोगे, है ना, ऐसे ही करोगे ना। यही होता है, यही होता है ना, यही करते हैं हम लोग, है ना, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या करना है? नेशनल मोन्यूमेंट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उन प्लेसेस को बचा के रखना है। ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करना है? प्रोटेक्शन देनी है। उनको क्या करनी है? प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 50, क्या करता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को आपस में क्या किया? सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, है ना। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, है ना। क्यों किया गया अलग अलग? क्यों किया गया अलग अलग?
क्यों किया गया अलग अलग? जरूरी था। अगर मान लो जुडिशरी ही सारे काम करने लगेगी, वैसे जुडिशरी करती है आज के टाइम पर हर जगह, तो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर पाएगी, या फिर एग्जीक्यूटिव ही काम करेगी तो जुडिशरी क्या करेगी? यहां पर क्या होगा? पुलिस वाले आएंगे, उठाएंगे और बोलेंगे एक काम करो, इसे 2 साल के लिए जेल में रखते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी ने बोल दिया एक काम करो यार, इसे पकड़ के लेकर आते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं, जबरदस्ती डाल भी दिया, सब कुछ कर दिया, बोला अपनी मर्जी से बोला कि एग्जीक्यूटिव ये करेगा वो करेगा, तो फिर एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब बचा? सब कुछ जुडिशरी कर रही है। तो अब आज के टाइम पर तो ये होता है कि जुडिशरी क्या कर रही है? अपनी पावर्स को मिसयूज कर रही है, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 51, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारा ये काम है कि हम लोग हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को सुधारेंगे, इंप्रूव करेंगे, उनके साथ अपने संबंधों को क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे, सुधारेंगे। एज वेल एज जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हमारे, उनको भी क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको भी क्या करेंगे? बेहतर बनाएंगे। कौन कौन से अमेंडमेंट में किसको जोड़ा गया है? अरे पता है तो था एक बार पहले भी। एक सेकंड रुको यार, एक तो तुम लोगों का 15 मिनट तो वैसे ही बर्बाद हो गया यार। टाइम जरा 5-10 मिनट के लिए बढ़वाते हैं यार। अमेंडमेंट ऑफ डीपीएसपी। तो सबसे पहले क्या आता है? आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट आता है। आर्टिकल 39 में 39A को क्या किया गया था? ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 43A को भी क्या किया गया था? इसमें ऐड ऑन किया गया था। ठीक, तो ये क्या किए गए? ऐड ऑन किए गए हैं। तो सब में जिसमें भी ABCD लिखा हुआ है वो सब बाद में जोड़े गए। फिर सेम 42nd अमेंडमेंट में किसको जोड़ा गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाले को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया इंप्रूवमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ गए भाई साहब? कहाँ गया सर का नाम? क्लियर? फिर आता है 44th अमेंडमेंट 1978। यहां पर किसके बारे में बात होती है भाई? वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 38 में इसको एड ऑन किया गया था, जिसके बारे में हम लोग पीछे बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, फिर आता है 86th अमेंडमेंट। अरे तुम्हारे लिए कैंसिल हुई है ना वो क्लास, पर मेरी तो है यार, मेरी तो क्लास है भाई एक और इसके बाद। ठीक है, 2002 में, तो ये 2002 आपको पता ही किसके बारे में बात करता है? राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। फिर आता है 97th अमेंडमेंट 2011। तो यहां पर किसके बारे में बात होगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में? सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात होगी। अब फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में डिफरेंस क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे हैं जिनको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो ये स्टेट्स के अगेंस्ट होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं? स्टेट्स के अगेंस्ट होते हैं, उनके लिए नेगेटिव है। यहीं पर डीपीएसपी क्या करते हैं? स्टेट को एक स्पेशल कंडीशन में दे देते हैं कि अगर आप नहीं इसके लायक हो, अगर आप मना करना चाहते हो तो मना भी कर सकते हो अपने किससे? ड्यूटी से पीछे हट सकते हो। ठीक है, दे आर जस्टिसेबल, मतलब कि यहां पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और यहां पर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आप फोर्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत राज्य को कह सकते हो, बट यहां पर ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा। राज्य बोल देगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आपके पेरेंट्स का और आपका, है ना? आपने अपने पेरेंट्स को पुश किया कि नहीं नहीं भाई हमें तो इसी कॉलेज में चाहिए, तो आपके पेरेंट्स ने बोला नहीं दिलवाएंगे भाई, है ना, हम तो इस वाले में दिलवाएंगे एडमिशन। नेक्स्ट, एम टू एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विद इन अ कंट्री। और इसका काम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को क्या करना? मेंटेन करना।
ठीक है, बैक्ड बाय द लीगल सैंक्शन, तो लीगल सैंक्शन से बैक्ड है, जबकि यहां पर सपोर्ट द मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। ठीक है, एम्फेसाइज द इंडिविजुअल वेलफेयर, हर आदमी के वेलफेयर को यहाँ पे फोकस किया जाता है, जबकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को क्या करते हैं हम लोग, फोकस करते हैं। जहां पर भी आपने वर्ड्स पढ़े होंगे हर जगह पर सोशल वो आया होगा, है ना। ऑटोमेटिकली इन्फोर्स विदाउट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन, यहां पर क्या लेजिस्लेटिव की हेल्प चाहिए होती है, वो बोलता है कि भाई ये इन्फोर्स करते हैं, ये हटाते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते हैं। जैसे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैलरी वाला पार्ट आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, किसी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलता कि कोई फॉलो करता हो। ठीक है, कोर्ट कैन नॉट इनवैलिड द लॉ ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट इनको इनवैलिड नहीं कर सकता, जबकि इनको थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया जा सकता है। अरे चिंता मत करो, हम भी केवल इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। खैर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डालें, इन क्वेश्चंस की कल प्रैक्टिस करना तुम लोग, छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल तुम्हारे लिए। बस ये तुम एन नाम से सर्च करते रहो, वो हो गई बात बेटा, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है वो कर चुके हम वो डिसाइड। हर्षिता, हर्षिता एक काम करना बेटा, तुम मुझे ना मैसेज करना, सॉरी लोकेश सिंह सर लिखोगे ना तो मैं मिल जाऊंगा, विदाउट स्पेस लिखना, मैं मिल जाऊंगा। कहीं पर भी कर देना, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी कर देना, मैं मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे करोगे तो लोकेश फैंटम लिखना। ठीक है, लोकेश फैंटम लिखोगे तो भी मिल जाऊंगा, वहां पे बताओ क्या प्रॉब्लम है यार। देखो फॉर्म फिल करने का एक ही तरीका है, आपके पास आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर आपस में लिंक होना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन जो भी आपकी मार्कशीट में वो एग्जैक्ट सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो फाइनली आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मेल नहीं आ रहा बेटा, मेल चेंज कर दो ना, कोई दूसरी मेल डालकर देखो, कोई दूसरा मेल एड्रेस डाल के देखो। ठीक है, एंड लास्ट डेट आने वाली है फॉर्म की, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ सब लोग। ठीक है, चलो तो फिलहाल चलो